हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। इसमें हम बात करेंगे मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में। ठीक है, ये भी आपका वन शॉट प्रिपरेशन ही हो रहा है एंड आई होप आप लोगों का पेपर अच्छे जा रहे होंगे एंड अच्छे से प्रिपेयर करो। मार्क्स तो अच्छे आने ही हैं, टेंशन मत लो यार, इतना प्रेशर क्यों लेना है। ठीक है, सो चल एंड एंजॉय करो पेपर को, लाइक एकदम बिना प्रेशर का, एकदम मतलब लाइक ऐसा करो कि हाँ भाई बेस्ट जाए। ठीक है, ज्यादा सोचने का नहीं है, जो होगा अच्छा ही होगा एंड बस करते जाओ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मिनरल्स एंड एनर्जी सोर्सेस के बारे में। देखो, इस चैप्टर को थोड़ा सा हम समरी वे में पढ़ेंगे बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि आपको एमसीक्यू के फॉर्म में भी आ सकता है ना, एंड बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको पॉइंट्स लिखने होंगे, तो उस तरीके से हम बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि ज्योग्राफी में मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में, मतलब मिनरल रिसोर्सेज की भी बात करेंगे और एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, एनर्जी में कैसी कैसी, कन्वेंशनल कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी एंड एक नॉन कन्वेंशनल। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अभी। देखो, जनरली अगर हम बात करें मिनरल्स की, तो डिफरेंट अर्थ क्रस्ट के अंदर बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है, रॉक्स के अंदर है। और इनको कैसे निकाला जाता है, इन मिनरल्स को रिफाइनमेंट करके, किस तरीके से, मतलब प्योर रिफाइनमेंट करके इन मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम देयर ओर्स। ठीक है, तो ये केस होता है इसमें। ठीक है, आप इवन देखोगे कि बहुत सारे जो रोड्स बनते हैं, ठीक है, बिल्डिंग्स बनती हैं, ये कार बनती हैं, बसेस बनती हैं, ट्रेन्स बनती हैं, ये सब कैसे बनते हैं। इवन हमारे बॉडी के अंदर जो हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, उसमें भी कुछ मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो जितने भी वो जो मिनरल्स क्या करते हैं, ये हमारे एक तरीके से हमारे डेवलपमेंट में बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। किसमें, डेवलपमेंट में, है ना। तो ये केसेस होते हैं। देखो, आपको रेलवे बनाने के लिए भी आपको क्या है, आयरन की जरूरत पड़ेगी, तो आयरन भी क्या है, मिनरल है। ठीक है, आपको एल्युमिनियम की जरूरत पड़ेगी, आपको कार्स बनाने हैं ना, तो एल्युमिनियम का रिक्वायरमेंट होता है, बसेस बनानी है, ट्रेन बनाने, एयरप्लेन बनाने हैं। ठीक, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स होते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ उनकी प्रॉपर्टीज होती है ना, जो कि क्या है, जिस प्रॉपर्टी की वजह से हम उनका यूज करते हैं। जैसे लाइक, जो भी मतलब एक रेजिस्टेंस फ्री होना चाहिए, है ना। रेजिस्टेंस फ्री का मतलब, एक तो उसमें करंट, या एक जैसे हम कॉपर की बात करें, ठीक है, कॉपर में क्या हो, रेजिस्टेंस जितना कम होगा उतना ही अच्छा फ्लो कर पाएगा उसके अंदर करंट, है ना। या फिर कुछ होते हैं जो कोरोजन फ्री होते हैं ना, जिसको कि भाई भाई कोई रिएक्शंस नहीं करेगा एयर के साथ, वाटर के साथ, वाटर ड्रॉपलेट के साथ, जिससे कि उसको कोरोड ना हो, रस्टिंग ना हो, जिससे वो खराब ना हो, है ना। तो मिनरल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ उनके यूजेस होते हैं। ठीक है, तो ये केस होता है इसमें। जैसे आप इवन टूथपेस्ट का एग्जांपल देखो, टूथपेस्ट में भी हमारा क्या है, देखो ये थोड़ा सा एमसीक्यू टाइप में भी आ सकता है, इसको नोटिस करना। टूथपेस्ट क्या करता है, हमारा टीथ क्लीन करता है, पहला चीज। इसमें किस तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं, सिलिका, लाइमस्टोन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड वेरियस फॉस्फेट मिनरल्स। ठीक है, जो कि क्या क्लीनिंग के लिए हेल्प करते हैं। फ्लोराइड जो क्या करता है, रिड्यूस करता है कैविटीज को। देखो, फ्लोराइड कैविटी कौन रिड्यूस, किसको रिड्यूस करता है, कैविटी को। ये आता कहाँ से है, मिनरल फ्लोराइड से। कहाँ से आता है, फ्लोराइड मिनरल से आता है ना। तो जो मोस्ट जो टूथपेस्ट होता है ना, वो वाइट किससे बने होते हैं, टाइटेनियम ऑक्साइड से। ठीक, जो कि आपका विच कम्स फ्रॉम मिनरल्स, किस मिनरल से, रूटाइल से, इलेमेनाइट से एंड एनाइटेस से। देखो, आपको क्या याद रखना है, जो फ्लोराइड है, वो तो आपको पता चलता है, फ्लोराइड से आपको क्या मिलता है, फ्लोराइड मिलता है ना। ठीक, जो कि कैविटीज को दूर करता है, किसको, कैविटीज को दूर करता है। लेकिन जो व्हाइट कलर आता है, आपने टूथपेस्ट देखा होगा जो व्हाइट कलर्स होते हैं, उसमें कैसा कलर होता है, उसमें किसकी वजह से, टाइटेनियम ऑक्साइड की वजह से होता है ना। और ये मिनरल कहाँ से आता है, ये कहाँ से आता है, रूटाइल से, इलेमेनाइट से, है ना, एंड एनाइटेस से, एनाटीज, यहाँ से निकलते हैं व्हाइट वाला। आप कोलगेट देखा होगा, तो व्हाइट कलर होता है टाइटेनियम ऑक्साइड की वजह से। तो टाइटेनियम ऑक्साइड वो किस मिनरल से आता है, रूटाइल से, इल्मेनाइट से एंड एनाइटिस से। ठीक है, तो ये आता है। कुछ स्पार्कल्स आपने देखे होंगे, लाइक अपने कौन से आते हैं वो, उसमें ना मिक्का पाया जाता है, क्या पाया जाता है, मिक्का, जो स्पार्कल से चमकते हुए वो कलर के होते हैं ना। तो सीधी सी बात है कि ये जितना भी आप देख रहे हो, ये सभी जो मिनरल्स से आ रहे हैं, किस कहाँ से आ रहे हैं, मिनरल से आ रहे हैं। तो लाइक इवन टूथपेस्ट में भी क्या है, हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स पाए जाते हैं।
ऑल लिविंग थिंग नीड मिनरल्स। क्या सभी लिविंग थिंग को मिनरल्स की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि इवन आप देखो कि हम जो मिनरल इंटेक करते हैं 0.3% होता है हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स का, लेकिन दे आर सो पोटेंट एंड सो इम्पोर्टेंट। क्यों? क्योंकि ये अदर जो 99.7% फूड स्टेप है ना, उसका यूटिलाइज कराता है। अगर ये मिल रहा है और ये नहीं मिल रहा है, तो 99.7% फूड स्टेप भी क्या है आपके लिए? बेकार है। यार सिंपल सी बात है ना। देखो हेमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। कितनी रिक्वायरमेंट है इसकी हेमोग्लोबिन ग्लोबिन के अंदर? आयरन की कमी हो जाती है, फिर आप तो आप देखते हो कि आपको थोड़ा बहुत बॉडी में एक वो हल्का हल्का झंझनाहट सी पैदा होने शुरू हो जाती है। तो वो सारे केसेस होते हैं। व्हाट इज मिनरल्स? अब सिंपल सा केस आता है कि अब आपको डेफिनेशन देनी होगी पेपर में कि मिनरल्स कैसे, क्या लिखे मिनरल्स के बारे में। तो एक्चुअली मिनरल्स जनरली जो जियोलॉजिस्ट उन्होंने डिफाइन किया, होमोजेनियस नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस विद अ डेफिनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर। आपको ध्यान रखना है ये चीज, जब भी आप डिफाइन करोगे तो आप इसको ये डेफिनेशन लिख सकते हो। ठीक है, ये डेफिनेशन आप लिख सकते हो कि मिनरल्स एज ए होमोजेनियस नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस विद अ डेफिनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर। डेफिनेशन याद कर लेना, बहुत सही है ये, बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि ये आपको डायरेक्ट मार्क्स दिला देगा, क्योंकि ये एक तरीके से डेफिनेशन दी हुई है। ठीक है, तो इसको याद रख लेना। मिनरल्स जनरली फॉर्म्ड होते हैं नेचर फॉर्म, वेरिड फॉर्म के पाए जाते हैं नेचर में, हार्डेस्ट डायमंड टू सॉफ्टेस्ट स्टार्क के रूप में। तो सिंपल सी बात है। अब थोड़ा सा आते हैं रॉक से। रॉक्स क्या है? तो रॉक्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ होमोजेनियस सब्सटेंस कॉल्ड मिनरल्स। रॉक क्या है? रॉक जो बनता है ना, होमोजेनियस सब्सटेंस का कॉम्बिनेशन है, जिसको क्या कहते हैं? मिनरल्स। मिनरल से बना हुआ जो, ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? रॉक्स कहते हैं। अगर कुछ रॉक्स के बारे में बात करें, जैसे लाइमस्टोन हो गया, ये कंसिस्ट ऑफ सिंगल मिनरल ओनली, बट मेजोरिटी ऑफ द रॉक कंसिस्ट ऑफ सेवरल मिनरल इन वेरिंग प्रोपोर्शन। बहुत सारे जो रॉक्स हैं वो डिफरेंट उनमें मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है, ओवर 2000 मिनरल्स अभी आइडेंटिफाइड हुए हैं अभी तक। तो ये केस आ जाता है। थोड़ा सा हम इसके बारे में बात कर लेते हैं कि अब पर्टिकुलर मिनरल, जो पर्टिकुलर मिनरल, जैसे मतलब कोई पर्टिकुलर मिनरल बनना चाहिए, वो कैसा है? सर्टेन कॉम्बिनेशन होगा उसके अंदर एलिमेंट्स का ना, डिपेंड्स किस पे करेगा? फिजिकल एंड केमिकल कंडीशन के ऊपर, जिस फॉर्म में वो बनेगा। जैसे अगर आप बात करें स्टडी ऑफ मिनरल्स बाय जियोग्राफर्स एंड जियोलॉजिस्ट, जियोग्राफर्स ने क्या किया? मिनरल्स को एक तरीके से स्टडी किया अर्थ क्रस्ट के रिगार्डिंग, है ना, कि किस तरीके से लैंडफॉर्म का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज किस तरह से है, और फिर उससे रिलेटेड इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में बात करी हुई है। ठीक है, और जियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो किस में इंटरेस्टेड होते हैं? फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स पर, उनकी एज पर, एंड फिजिकल एंड केमिकल कंपोजिशन के ऊपर। ये चीजें हो जाती है। अब आते हैं मोड ऑफ ऑकरेंस ऑफ मिनरल्स। देखो, मिनरल जनरली किस फॉर्म में पाए जाते हैं? ओर के फॉर्म में पाए जाते हैं। किस फॉर्म में पाए जाते हैं? ओर के फॉर्म में पाए जाते हैं। तो ये ध्यान रखने वाली चीजें, देखो पॉइंट, मेन मेन पॉइंट मैं बताऊंगा, ज्यादा नहीं, क्योंकि इसको समरी करके पढ़ना, पेपर का टाइम है, अच्छे से रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो अभी यही बात करेंगे कि जो मिनरल्स के ओर के फॉर्म में पाया जाता है, तो ये किस पे डिपेंड करता है? देखो यार, मिनरल्स पाना है ना, तो इकोनॉमिकली एसेसिबल होना चाहिए, है ना। ठीक, कॉस्ट ऑफ एट्रैक्शन एक्सट्रैक्शन होना चाहिए ना, वो चीप होना चाहिए एज कंपेयर टू उस मिनरल के जो आउटपुट आ रहा है हमारा। सीधी सी बात है कि इनपुट कम होना चाहिए एज कंपेयर टू आउटपुट। अगर इनपुट ज्यादा है आउटपुट से, तो फिर भैया वो रिसोर्स नहीं कहलाएगा। पहला चीज तो ये हमने बात कर ली, तो मिनरल्स भी वहां पे एक्सट्रैक्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो इकोनॉमिकली वाइबल नहीं होगा। ठीक है, ये केस आ जाता है। मिनरल जनरली ऑकर्स, अब यहाँ पे हमने बात करी कि मिनरल जनरली ओर के रूप में पाया जाता है। उसी केसेस में आता है कि किस तरह के, जैसे इग्निशियम मेटामॉर्फिक रॉक्स में क्या होता है कि क्रैक कहाँ पाए जाते हैं? क्रैक्स में, क्रेविसेस, फॉल्ट और जॉइंट, कहाँ के? वोल्केनो जब होता है ना, वहां के क्रैक्स, क्रेविसेस, फॉल्ट एंड जॉइंट्स पे पाए जाते हैं। ठीक है, जो स्मॉल, जब छोटे स्मॉलर ऑकरेंस होता है तो उसको वेन कहते हैं, और जो लार्जर होता है उसको लोड्स कहते हैं। ये ध्यान रखना, स्मॉलर को क्या कहते हैं? वेन्स कहते हैं, लार्जर को क्या कहते हैं? लोड्स कहते हैं। ठीक, मोस्टली केसेस में कैसे बनते हैं भाई? जब मिनरल्स लिक्विड या मॉल्टन स्टेट में होगा, जैसे गैसियस फॉर्म में होगा, है ना। जब ये ऊपर की तरफ आता है थ्रू कैविटी टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस, कहाँ पे आता है? अर्थ सरफेस पे आता है। जब वॉल्केनो इरप्ट हुआ मान लो, है ना, लाइक ऐसे वॉल्केनो यहाँ से इरप्ट हुआ, तो ये बाहर आ रहा है, तो यही है आपका किस फॉर्म में? लिक्विड, मॉल्टन या गैसियस फॉर्म में होगा। ठीक, फिर ये कूल होंगे एंड सॉलिडिफाई होंगे, कहाँ पे? इग्निशियन मेटामॉर्फिक रॉक में। ध्यान से देने की बात है कि इग्निशियन मेटामॉर्फिक रॉक में क्या होगा? मिनरल्स किस तरह से ऑकर करते हैं, लाइक ये निकलेंगे क्रैक से, क्रेविसेस से, फॉल्ट और जॉइंट से,
जो स्मॉलर ऑकरेंस होता है उसको वेन्स कहते हैं, जो लार्जर होते हैं मतलब ज्यादा मात्रा में निकलते हैं उसको लोड्स कहते हैं, है ना। और ये किस फॉर्म में निकलते हैं, लाइक लिक्विड मॉल्टन होंगे, गैसेस फॉर्म होगा, ये कैसे होगा? ऊपर की तरफ निकलेंगे और सरफेस पे आएंगे सरफेस, फिर ये क्या होंगे, कूल होंगे, क्या होंगे, कूल होंगे, एंड देन फिर क्या होंगे, सॉलिडिफाई होंगे, क्या होंगे, सॉलिडिफाई होंगे। और फिर आपको वहां से हम जो डिफरेंट टाइप्स के मिनरल्स फाइंड आउट करते हैं वो है टिन, कॉपर, जिंक, लेड। ये वेन से आता है एंड लोड से, दोनों जगह से पाए जाते हैं। आई होप समझ में आया। इन इग्निशियम मेटामॉर्फिक रॉक में फर्स्ट केस क्या होगा, ये कहाँ से निकलते हैं भाई, तो क्रैक से निकलते हैं, क्रेविसेस, फॉल्ट एंड ज्वाइंट से निकलते हैं ना। फिर ये अच्छा, ये निकलते किसके थ्रू, लोड्स एंड वेन्स के थ्रू निकलते हैं, ठीक है, यहाँ से निकलते हैं। और निकलते किस फॉर्म में है, तो लिक्विड या मॉल्टन स्टेट में। जब ये निकलते हैं तो उसके बाद फिर ये अर्थ सरफेस पर आ जाता है, अर्थ सरफेस पर आने के बाद ये क्या होता है, सॉलिड कूल होंगे एंड सॉलिडिफाई होंगे, कूल एंड सॉलिडिफाई, ठीक है। और इस तरह से पाया जाता है। तो ये कॉपर, जिंक, लेड इसके एग्जांपल्स हो गए। इग्निशियम मेटामॉर्फिक रॉक समझ गए। चलो अब आते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स के ऊपर। देखो सेडिमेंट्री रॉक्स में क्या होता है कि मिनरल से बेड या लेयर्स के फॉर्म में पाया जाता है, लेयर्स के फॉर्म में, हाँ उसी में पाए जाएंगे आपके, है ना। ये एक्चुअली बनता है कैसे, थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं कि जो सेडिमेंट्री रॉक्स है ना, ये डिपोजिशन, एक्यूमुलेशन, कंसंट्रेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटा। क्या होता है भाई, डिपोजिशन होगा, है ना, फिर एक्यूमुलेशन होगा, कंसंट्रेशन होगा। जैसे आपका इग्निशियम मेटामॉर्फिक रॉक का ही केस ले लो आप, वो एक के ऊपर एक क्लियर बनती जा रही है ना, ये क्लियर बनती जाएगी, क्लियर बनती जाएगी, ठीक है। तो यही जब ये एकदम आपका वो होने, डिपोजिशन होने लगा, एक्यूमुलेशन, कंसंट्रेशन होने लगेगा, ये पूरा मतलब लाइक एक तरीके से लेयर बनाता चला जाएगा, तो उसी को हम सेडिमेंटल रॉक्स कह देते हैं जनरली, है ना। अभी अभी जो कोल कोल हो गया है, कुछ फॉर्म ऑफ आयरन्स हो गए, ये कंसंट्रेटेड होते हैं क्योंकि लॉन्ग पीरियड से क्या हीट एंड प्रेशर की वजह से एक तरीके से वो एक लेयर फॉर्म करते चले जा रहे हैं। तो ये हो जाता है सेडिमेंट्री मिनरल्स की। अगर बात करें, जिप्सम हो गया, पोटाश साल्ट हो गया, सोडियम साल्ट हो गया, ये कैसे बनते हैं, जो इवोप्रेशन, स्पेशली इन एरिड रीजन, एरिड रीजन में इवोप्रेशन के बाद इनका जो होता है फॉर्मेशन होता है ना, इवोप्रेशन होता जाएगा तो ये फिर फॉर्म आपका बनते चले जाएंगे। तो इवोप्रेशन भी इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर। ओके, आई होप आपको समझ में आया कि क्या हुआ भैया, पहले बेड एंड लेयर के रूप में सेडिमेंट्री रॉक्स पाया जाता है। ये किस तरह से होता है, डिपोजिशन से, एक्यूमुलेशन से, कंसंट्रेशन से, ठीक है। किस तरह के कोल हो गया, आयरन्स कुछ पाया जाता है, ये ऐसा होता कैसे, लॉन्ग पीरियड ऑफ अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर, ठीक है, लॉन्ग टाइम के लिए ग्रेट हीट एंड प्रेशर में रहते हैं, जिस वजह से इनका प्रोडक्शन होता है। चलो अब बात करते हैं अनदर मोड ऑफ फॉर्मेशन, है ना, जैसे डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक, डिकम्पोज सरफेस रॉक या रिमूवल ऑफ सॉल्युबल कंस्टिट्यूट या लिविंग ए रेसिडुअल मास ऑफ वेदर मटेरियल कंटेनिंग ओर्स, ठीक है। तो ये किस तरह का होता है, बॉक्साइट यहाँ से निकलता है, कहाँ से निकलता है, बॉक्साइट निकलता है, क्या निकलता है, बॉक्साइट निकलता है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन। तो मिनरल्स दो तीन तरह के हैं, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक एंड एनर्जी। मेटेलिक में आपका फेरस हो गया, नॉन फेरस हो गया, प्रीशियस हो गया। फेरस मतलब जो गोल्ड से रिलेटेड, आयरन और मैंगनीज, निकल, कोबाल्ट। नॉन फेरस कॉपर, लेड, टिन, बॉक्साइट। आपका प्रीशियस में गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम। नॉन मेटेलिक में आपका मिका, साल्ट, पोटास, सल्फर, ग्रेनाइट, ये हो जाते हैं। एनर्जी मिनरल्स में आपका कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ठीक है। तो इस तरीके से आपका कुछ मिनरल्स एलुवियल डिपॉजिट्स के अंदर भी पाए जाते हैं ना, जहाँ पे रिवर्स बहती हैं उसके साइड साइड में भी, वहां पे भी मिनरल्स पाए जाते हैं, जिनको कि जनरली क्या कहा जाता है, प्लेसर डिपॉजिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्लेसर डिपॉजिट। ये वो मिनरल्स होते हैं जो कोरोड बाय वाटर, भाई नहीं होते भाई, सीधी सी बात है, वाटर से उनका कोरोजन नहीं होगा। लाइक गोल्डन, गोल्ड, सिल्वर, टिन एंड प्लेटिनम। ओशन वाटर में बहुत सारे मिनरल्स कंटेन करता है, ठीक है, और इसके इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस भी है। लाइक आपका कॉमन सॉल्ट हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ब्रोमाइन हो गया, ये कहाँ से आता है, ओशन वाटर से। तो ये केस है, ठीक है। तो ये याद रखने की चीजें, मैं पॉइंट्स वाइज पॉइंट बता दे रहा हूँ। ये आपका रैट होल माइनिंग क्या होता है कि एक तरीके से ना, ये आपका मिल जाएगा आपको पहाड़ी इलाकों में, ठीक है, या फिर आपको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में मिल जाता है, ठीक है। वहां पे क्या होता है जनरली कि लाइक होल टाइप बनाया जाता है, उसमें आदमी जाता है और छेनी हथौड़े दे, जानते हो, उसके थ्रू यहाँ पे क्या करते हैं, होल करते हैं ना, होल करते हैं, मतलब वहां पे कोई मशीन नहीं जा सकती, और वो होल करते करते जाते हैं। तो यही होता है आपका रैट होल माइनिंग, ठीक है। और इनको नेशनल
ग्रीन ट्रिब्यूनल ने क्या इलीगल घोषित कर दिया है, और ये जनरली स्टॉप करने की बात की जाती है। देखो आप मेघालय में होता है, लार्ज कोल आयरन और लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट रिलीज करने के निकालने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इंडिया जो जनरली, अब ये तो इतने हमने चीजें डिस्कस कर ली, अब बात करते हैं कि इंडिया जो है जनरली क्या फॉर्चुनेट है, मतलब लकी है भाई, हमारे पास इतना वेरी फेयरली रिच एंड वेरिड मिनरल रिसोर्सेस है। ठीक है, और जो हमारा एक तो हमारा पेनिनसुलर रॉक्स है ना। इंडिया क्या है, पेनिनसुलर कंट्री है ना। देख रहे हो आप, ये तीन तरफ से ओशन से घिरा हुआ है। ये आपका क्या, बे ऑफ बंगाल, ये क्या है इंडियन ओशन, यहाँ पे क्या अरेबियन सी है ना। तो ये है, आप देखोगे पेनिनसुलर रॉक मोस्टली कंटेन है, सेडिमेंट्री रॉक्स है आपके वेस्टर्न और ईस्टर्न फ्लैंक ऑफ पेनिनसुला पे। ठीक है, तो ये आप देखो पेट्रोलियम डिपॉजिट कहाँ पे मिलता है, गुजरात एंड असम में मिलता है। ठीक, राजस्थान में आप देखोगे कि नॉन फेरस मिनरल्स पाए जाते हैं। तो ये जितने भी आपने देखा कि दिस वेरिएशन, जो ये वेरिएशंस आ रहे हैं उसका रीजन क्या है, तो भाई उसका रीजन पहला जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम। ठीक है, तो ये जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर हो गया, प्रोसेस हो गया, टाइम हो गया, ये सब क्या है, फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स में बड़ा इनका कंट्रीब्यूशन होता है। बात करते हैं फेरस मिनरल, हमने बात करनी टाइप्स ऑफ मिनरल्स की, यहाँ पे हमने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ फेरस मिनरल्स की बात करेंगे। देखो, फेरस मिनरल्स जनरली आपका 3/4 ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन मेटेलिक मिनरल्स है, कितना 3/4। ठीक, ये स्ट्रॉन्ग बाई रोल बेस बनाता है डेवलपमेंट ऑफ मेटलर्जिकल इंडस्ट्री, मेटलर्जिकल इंडस्ट्री के लिए क्योंकि रॉ मटेरियल के रूप में काम करेगा ना, बड़ा इंपॉर्टेंट हो, अपनी इंटरनल डिमांड्स को फुलफिल करने के बाद ये क्या करता है, एक्सपोर्ट भी करता है। आयरन ओर, आयरन ओर से ही आपका आयरन निकलेगा, तो ये एक बेसिक मिनरल है और जो बैकबोन होता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। ठीक, अगर आप देखोगे कि इंडिया रिच है गुड क्वालिटी आयरन ओर्स में। ठीक है, जिसमें आपको मैग्नेटाइट इज द फाइनेस्ट आयरन ओर, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ये पॉइंट नोटिस करना, मैग्नेटाइट क्या है, फाइनेस्ट आयरन ओर है। एमसीक्यू में पूछ सकता है कि विच इज द फाइनेस्ट आयरन ओर, तो दैट इज मैग्नेटाइट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आयरन कितना, अप टू 70% आयरन इसमें पाया जा सकता है। मैग्नेटिक क्वालिटी अच्छी खासी होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में इसकी सबसे ज्यादा वैल्यू है। उसके बाद दूसरा है आपका हेमाटाइट ओर। ठीक है, ये जनरली आपका मोस्टली यूज्ड होने वाला इंडस्ट्रियल आयरन है। ठीक है, बट इसके अंदर जो होता है 50-60% ही आपका क्या होता है, आयरन पाया जाता है ना, 50-60, और मैग्नेटाइट में 70% तक। ठीक, तो ये डिफरेंसेस है, लेकिन सबसे ज्यादा यूज क्या होता है क्वांटिटी में अगर बात की जाए तो होता है हेमाटाइट और यूज किया जाता है। ठीक है, अगर 2018 और 19 के हिसाब से बात करें तो इंटायर प्रोडक्शन ऑफ आयरन और 97% कहाँ से, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखंड, अब 3% से अदर स्टेट्स में से इसका एक तरीके से क्या है, प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, आप देख रहे हो उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, कर्नाटक हो गया, झारखंड हो गया, जनरली आप देखो ईस्टर्न स्टेट्स है ना, इंडिया का ईस्टर्न स्टेट्स, ये पकड़ ले रहा है, तो ये चीज याद है। ये देख रहे हो आप, आयरन और माइन है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एमसीक्यू में पूछ देता है भैया, ये याद रखने वाली चीज है। कुदरे इन कनाडा मीन्स हॉर्स होता है, हॉर्स में कुदरे का मतलब होता है हॉर्स। कनाडा की मतलब कन्नड़ लैंग्वेज में, सिंपल से बताए कन्नड़ लैंग्वेज में। ठीक है, हाईएस्ट पीक वेस्टर्न घाट की कर्नाटका का रिजम्बल किसकी तरफ, फेस ऑफ हॉर्स, हॉर्स की तरफ फेस, मतलब ऐसा रिजम्बल करता है। तो बेलादिला हिल्स जो है लाइक द हम्प ऑफ एन ऑक्स, बेलादिला हिल्स किसकी तरह दिखता है, हम्प ऑफ ऑक्स की तरह, इसलिए उसका नाम दिया गया बेलादिला हिल्स। तो ये चीजें हैं। मेरा मेजर आयरन ओर बेल्ट आपको अभी बात करी गई, आपको बात की झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा है ना, कर्नाटका, तो ये आप देख रहे हो, तो यही देखो आप, उड़ीसा झारखंड बेल्ट, मेजर आयरन बेल्ट कौन सा, क्योंकि हमने पीछे अभी पढ़ा कि 97% है ना, 97%। ठीक है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक एंड झारखंड, सबसे ज्यादा कहाँ से, उड़ीसा एंड झारखंड बेल्ट से। बात होगी हेमाटाइट ओर, पाया जाता है कहाँ, बंदरपहाड़ माइंस के अंदर है ना, मयूरभंज में, एंड केंदुझड़ डिस्ट्रिक्ट, इवन दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट में भी, जो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र का है, वहां पे भी आपका हेमाटाइट पाया जाता है हाई ग्रेड में। ठीक है, देखोगे आप 14 डिपॉजिट पाए गए इन एरियाज में। ठीक है, हेमाटाइट आयरन ओर के, और जो बेस्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है फॉर स्टील मेकिंग के लिए यूज किया जाता है, हेमाटाइट ओर को बेस्ट फिजिकल प्रॉपर्टी फॉर स्टील मेकिंग। ठीक, इवन
आयरन ओर जो है इंडिया यहाँ से आपका एक्सपोर्ट होता है जापान एंड साउथ कोरिया बाय विशाखापट्टनम पोर्ट। देखो बल्लरी चित्रदुर्गा चिकमगलुरु है ना, ये भी आपका कर्नाटका का है, ठीक है। तुमाकुरु बेल्ट के अंदर, ठीक, यहाँ पे भी आपका पाया जाता है। एंड कर्नाटका 100% एक्सपोर्ट यूनिट। कर्नाटका जनरली क्या है, 100% एक्सपोर्ट यूनिट है। देखो जो कुद्रेमुख माइंस है ना, वेस्टर्न घाट ऑफ कर्नाटका में लोकेटेड है, वहां से 100% एक्सपोर्ट यूनिट, मतलब यूनिट एक्सपोर्ट होता है, मतलब जो हेमाटाइट ओर है या आयरन ओर है वो क्या होता है, एक्सपोर्ट होता है 100%। ठीक है, इसीलिए कुद्रेमुख डिपॉजिट जो है आपका लार्जेस्ट आयरन ओर है वर्ल्ड का। ठीक है, और ये और कैसे ट्रांसपोर्ट है, स्लरी के रूप में ट्रांसपोर्ट होता है बाय पाइपलाइन थ्रू टू ए पोर्ट नियर मंगलुरु। यानी आप देख रहे हो बल्लरी चित्रदुर्गा चिकमगलुरु, यहाँ पे एक आपका कुद्रेमुख है। पहला तो यहाँ से ये जितना 100% एक्सपोर्ट हो रहा है, दूसरा ये कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट है, तीसरा ये कि जो और ट्रांसपोर्ट होता है स्लरी के रूप में होता है पाइपलाइन के थ्रू मंगलुरु के पोर्ट से। तो ये 3 पॉइंट है, याद रखने वाली चीजें हैं, भूलना नहीं है। कुद्रेमुख माइंस के बारे में, किसके बारे में, कुद्रेमुख माइंस जी कहाँ है, वेस्टर्न घाट ऑफ कर्नाटका में है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र गोवा बेल्ट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका ओर्स पाया जाता है, लेकिन जो ओर्स है वो नॉट वेरी हाई क्वालिटी। ठीक है, ये हाई क्वालिटी के नहीं है, और इनका जो एक्सपोर्ट होता है मरमगांव पार्ट से होता है, पॉट से होता है, कहाँ से होता है, मरमगांव पॉट से होता है। अब बात की तो हमने आयरन की बात करी, किसकी बात करी, आयरन की। अब हम बात करेंगे मैंगनीज की बात करेंगे। ठीक है, ये एक जनरली यूज किया जाता है किसके अंदर, स्टील एंड फेरोमैंगनीज एलॉय के रूप में। लगभग 10 kg ऑफ मैंगनीज रिक्वायर्ड होता है 1 टन ऑफ स्टील बनाने के लिए। कितना, 10 kg ऑफ मैंगनीज रिक्वायरमेंट होती है 1 टन ऑफ स्टील फॉर्मेशन करने के लिए। और इवन इनका यूज ब्लीचिंग पाउडर और इंसेक्टिसाइड्स एंड पेंट के अंदर भी किया जाता है। अब बात करते हैं नॉन फेरस मिनरल्स की, हमने बात कर ली वहां पे। अब बात करते हैं नॉन फेरस मिनरल्स की। तो बहुत सारे नॉन फेरस मिनरल्स पाए जाते हैं, लाइक आपका कॉपर हो गया, और कॉपर आपको पता ही है इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज किया जाता है ना, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इंडिया जो क्रिटिकली डेफिशिएंट है इन द रिजर्व एंड प्रोडक्शन ऑफ कॉपर। ठीक है, और इसकी प्रॉपर्टी क्या, मेलेबल होता है, डक्टाइल होता है, गुड कंडक्टर होता है। इलेक्ट्रिकल केबल, इलेक्ट्रॉनिक्स और केमिकल इंडस्ट्री में यूज होता है ना। तो बालाघाट जो माइंस है ना मध्य प्रदेश का, इवन खेतरी माइंस इन राजस्थान, और सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट झारखंड का, ये लीडिंग प्रोड्यूसर है कॉपर की। ठीक है, क्या है, लीडिंग प्रोड्यूसर है कॉपर की। आप देखोगे इसमें, आप देख सकते हो ये इमेज। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से, कहाँ कहाँ पे पोजिशन है आपका, आयरन और फील्ड कहाँ है, आयरन और माइंस कहाँ है, आयरन और एक्सपोर्टिंग पोर्ट का, मैंगनीज, बॉक्साइट, मिका, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। अब बॉक्साइट की बात करें, किसकी, बॉक्साइट की। तो देखो बहुत सारे जो सेवरल्स होते हैं वो एल्युमिनियम कंटेन करते हैं, लाइक बॉक्साइट हो गया एक। अब बॉक्साइट क्या है, क्ले लाइक सब्सटेंस है ना, ध्यान से सुनना, एक क्ले लाइक सब्सटेंस है जो कि डेट एल्यूमिना एंड लेटर एल्युमिनियम जो है, फिर यहाँ से क्या निकलता है, एल्युमिनियम ऑब्टेन किया जाता है। ये जनरली जो वाइड वैरायटी ऑफ रॉक्स के अंदर एल्युमिनियम सिलिकेट के अंदर पाया जाता है ना, एल्युमिनियम सिलिकेट के फॉर्म में होता है ये, एक तरीके से बॉक्साइट जो डिपॉजिट होता है। एल्युमिनियम जनरली जो होता है इंपॉर्टेंट मेटल होता है, ये हमें पता है। इट कंपाइंस स्ट्रेंथ ऑफ मेटल एंड एज आयरन, एक्सट्रीम लाइटनेस होती है, गुड कंडक्टिविटी एंड ग्रेट मैलेबिलिटी। सीधी सी बात है भाई, बॉक्साइट या एल्युमिनियम आएगा, उसकी क्या होती है, आपकी गुड कंडक्टिविटी होती है, ग्रेट मैलेबिलिटी होती है। इंडिया की जो बॉक्साइट डिपॉजिट है जनरली अमरकंटक प्लेटू, माइकल हिल्स एंड प्लेटू रीजन ऑफ बिलासपुर, कटनी, यहाँ पे आपका ये बॉक्साइट पाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद उड़ीसा की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, उड़ीसा की। उड़ीसा वाज द लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया 2016-17 के हिसाब से। इवन पंचपटमली डिपॉजिट कोरापट डिस्ट्रिक्ट, अब देखो पंचपटमली जो है डिपॉजिट, ये कहाँ पर है, कोरापट डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, यहाँ पे आपका ये पाया जाता है उड़ीसा के अंदर, कहाँ पे, उड़ीसा के अंदर। ठीक है, तो ये आपका बॉक्साइट का प्रोडक्शन हम देखें, लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट है उड़ीसा है आपका। नॉन मेटलिक मिनरल्स में मिक्का की भी बात करेंगे। मिक्का एक तरीके से ना सीरीज ऑफ प्लेट और लीफ से बना होता है ना। ये इसको स्प्लिट किया जाता है इजिली इनटू थिन शीट में, इसको इजिली स्प्लिट किया जा सकता है। बहुत ही थिन होता है, थाउजेंड्स ऑफ लेयर्स बने होते हैं ना इसके अंदर। मिक्का कैसा होता है, ब्लैक, ग्रीन, रेड, येलो, ब्राउन, भाई इस कलर में आते हैं। ड्यू टू इट्स एक्सलेंट डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की वजह से एंड लो पावर लॉस फैक्टर की वजह से, ठीक है, लो पावर लॉस फैक्टर की वजह से, इवन इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी एंड रेजिस्टेंस टू हाई वोल्टेज, और ये क्या कहता है, हाई वोल्टेज को रेजिस्ट कर सकता है ना।
तो मिक्का एक तरीके से इंडिस्पेंसिबल मिनरल्स के रूप में इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में यूज होता है। कैपेसिटर के अंदर ना डाइलेक्ट्रिक की यूज जरूरत पड़ती है। आप क्लास 12th में आओगे तो आप कैपेसिटर वर्ड यूज सुनोगे, है ना। वहां पे आपका डाइलेक्ट्रिक यूज किया जाता है। और आप आगे ध्यान से देखोगे आप 12th में आके कि मैथ्स अगर आप पीसीएम लेते हो तो फिजिक्स में आपको ये चीज मिलेगी। वहां पे आपको समझ में आएगा कि डाइलेक्ट्रिक का रोल क्या होता है। मिक्का जो डिपॉजिट होता है वो कहाँ पर आपका छोटा नागपुर प्लेटू, कोदरम गया, हजारीबाग बेल्ट ऑफ झारखंड इन लीडिंग प्रोड्यूसर। ठीक है। इवन राजस्थान भी क्या है, मिक्का यहाँ पे मेजर प्रोड्यूसिंग होता है अजमेर के पास। ठीक है। आंध्र प्रदेश में नीलोर मिका बेल्ट, आप देख लो नीलोर मिका बेल्ट, नीलोर मिका बेल्ट। ठीक है। आंध्र प्रदेश ऑल्सो इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर इन द कंट्री, ये केस आ जाता है। तो अब अगर बात करें हजार्ड्स ऑफ माइनिंग की, किसकी, हजार्ड्स ऑफ माइनिंग। भाई माइनिंग से क्या क्या होता है, भाई सबसे बड़ा होता है एयर पॉल्यूशन। क्या क्रिएट होता है, एयर पॉल्यूशन क्रिएट होता है ना। क्योंकि ये एक तरीके से वहाँ के हेल्थ ऑफ माइनर और एनवायरनमेंट को बड़ा डिस्ट्रॉय करता है। जैसे डस्ट हो गया या नॉक्सियस फ्यूम्स हो गया, इनहेल्ड करेगा, जो इनहेल्ड करता है मिनरल्स, वो एक तरीके से पल्मोनरी डिजीज को क्या करता है, मतलब एक तरीके से इंक्रीज कर देता है ना। रिस्क ऑफ जो कोलैप्सिंग माइन रूफ्स होता है या इनअंडेशंस होता है या फायर होता है कोल माइंस के अंदर, ये हमेशा माइनर्स के लिए क्या होता है, थ्रेट के रूप में काम करता है। तो बड़ा ही नुकसान होता है हैजार्ड्स ऑफ माइनिंग। उसके आसपास के एरिया हमेशा क्या होगा, एयर पॉल्यूशन तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली होगा। इवन वहाँ पे जो वाटर सोर्सेस है वो भी क्या होंगे, कंटामिनेटेड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कंटामिनेटेड हो जाएंगे। डिग्रेडेशन ऑफ लैंड होगा, सॉइल होगा, और इंक्रीज इन स्ट्रीम एंड रिवर पॉल्यूशन, वो किसमें स्ट्रीम और रिवर पॉल्यूशन भी क्रिएट करेगा। तो ये सारी चीजें हैं। अब बात करते हैं रॉक्स मिनरल्स की, किसकी, रॉक्स मिनरल्स की। लाइमस्टोन जनरली फाउंड होता है किसके साथ, कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम या मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ, ये कंपोज्ड रहेगा इनके साथ। ठीक है, लाइमस्टोन। ठीक है। ये सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर पाया जाएगा। मोस्ट जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, मोस्ट जियोलॉजिकल फॉर्मेशन मतलब टाइम रिलेटेड इशू होता है ना, कि वो लंबे टाइम से वो डिकम्पोज हो रहा है ना, एक तरीके से डिप्रेस हो रहा है पूरा, मतलब लाइक एक टाइट स्लाइड बनता चला जा रहा है, लेयर फॉर्म करता चला जा रहा है। तो ये केस आ जाता है। लाइमस्टोन जनरली बेसिक रॉ मटेरियल होता है सीमेंट इंडस्ट्री के लिए, किसके लिए, सीमेंट इंडस्ट्री के लिए। फॉर द स्मेल्टिंग आयरन ब्लास्ट फर्नेस के लिए भी जरूरत पड़ती है इसकी। अब ये देखो एक तरीके से क्या है कि ये जो जितने भी चीजें हैं, अगर यहाँ पे स्ट्रिक्ट सेफ्टी रेगुलेशन या इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ एनवायरमेंटल लॉ का, तो ये क्या करेगा भाई, ये किलर इंडस्ट्री के रूप में घोषित हो जाएगी। तो सीधी सी बात है कि हमें स्ट्रिक्ट सेफ्टी रेगुलेशन एनवायरमेंट करना पड़ेगा। तो माइनिंग को किससे, किलर इंडस्ट्री से बचाने के लिए, मतलब किलर इंडस्ट्री घोषित होने से बचाने के लिए हमें सेफ्टी रेगुलेशन को स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा, एनवायरमेंटल लॉ को फॉलो करना पड़ेगा, जिससे कि काम हो पाए। जैसे अभी एग्जांपल देख रहे हो। ठीक। अब बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स की बात करें। ठीक है भाई, बिल्कुल कंजर्व करना जरूरी है। तो कंजर्वेशन, जब कंजर्वेशन होगा तो वो तो इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हमारी नीड है। और आपको पता है कि हमारा जो रिसोर्सेस है वो हमारी नीड तो फुलफिल कर सकता है, हमारी ग्रीड को फुलफिल नहीं कर सकता। और ये एक लाइन किसकी थी, महात्मा गांधी की थी। किसकी थी, महात्मा गांधी की थी। तो ये हमेशा ध्यान रखने वाली चीजें हैं। ठीक है। जो टोटल वॉल्यूम है जो वर्केबल मिनरल डिपॉजिट का, वो कितना है, 1% ऑफ द अर्थ क्रस्ट। क्या है, 1% ऑफ द अर्थ का। और ये 1% बनने में कितने सालों लगे, लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। ठीक है। और जिस तरह से यूजेज हो रहा है, रिप्लेनिशमेंट उस तरह से नहीं होता है ना। दैट्स वाई हमें कंजर्व करने की जरूरत है। ठीक है। एक तरीके से हम कहते हैं नॉन रेन्यूएबल है, क्योंकि बहुत लंबा टाइम लग जाता है ना, हम उसको नॉन रेन्यूएबल भी कहते हैं। ठीक। मिनरल रिसोर्सेज क्या, फाइनाइट एंड नॉन रेन्यूएबल होते हैं। ठीक। क्योंकि भाई फाइनाइट ही है ना, फिक्स ही है ना। अब इससे ज्यादा वहां पे मान लो कि कहीं पे, जैसे झारखंड की बात करें, झारखंड बेल्ट में अगर मान लो कोई आयरन हो रहा है, अब इस एरिया में इतना ही होगा ना, ऐसा थोड़ी ना कि एरिया बढ़ता चला जा रहा है, नहीं भैया, उतने में ही है। तो एक तरीके से क्या है, अभी यूज हो जाएगा तो फिर तो लाखों सालों बाद ना कुछ होगा तो होगा। बट अदरवाइज ये तो फिर जनरली क्या होगा, नॉन रेन्यूएबल एंड फाइनाइट होता है। क्या होता है, फाइनाइट होता है। तो ये आपका इसीलिए आपको जो एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर्स होता है ना, अगर कंटिन्यू करते चले गए तो कॉस्ट क्या होगा, मिनरल एक्सट्रैक्शन का, वो बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे डेप्थ में जाओगे वैसे वैसे बढ़ता चला जाएगा, क्वालिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो इस वजह से हमें कंजर्व करना बहुत ही जरूरी हो जाता है।
इसीलिए हम क्या करते हैं उसके लिए, रिसाइकिल ऑफ मेटल्स, मेटल्स को रिसाइकल करते हैं, स्क्रैपिंग मेटल करते हैं ना। आप इंडिया में ये स्क्रैपिंग जो है एक बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है। आगे आप पढ़ोगे फ्यूचर में कि किस तरीके से स्क्रैपिंग इंडस्ट्री काम करती है। अब बात करेंगे, ये तो मिनरल सोर्सेस के बारे में हमने डिस्कस किया। अब बेसिकली आप एनर्जी सोर्स के बारे में देखो। एनर्जी सोर्स का मतलब क्या भाई, जो भी चीजें चाहिए, इवन आपको लाइट आप ले रहे हो या कोई भी आप गाड़ी रन कर रहे हो या आप इलेक्ट्रिसिटी ट्रेन रन कर रहे हो, उन सब में आप नोटिस कर रहे हो कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, इवन आपकी बॉडी के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो हम जब बात करें कि जैसे अगर जो हमें फ्यूल चाहिए, लाइक कोल हो गया, पेट्रोलियम, नेचुरल, यूरेनियम या फिर इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ से हमें क्या होता है, एनर्जी जनरेट होती है। क्या होती है, एनर्जी। तो दो तरह का होता है, कन्वेंशनल और एक नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल मतलब जो कि क्या होगा, नॉन रेन्यूएबल होगा, लाइक फायरवुड, कैटल डंकिंग, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, है ना। तो ये जनरली आपके क्या होते हैं, कन्वेंशनल सोर्स होते हैं। क्या होते हैं, कन्वेंशनल सोर्स, जहाँ पे भाई जिनका रेन्यू नहीं हो सकता, है ना, फिर से नहीं आ सकते वो, मतलब लाइक लिमिट है उनका। नॉन कन्वेंशनल सोर्स होता है लाइक सोलर हो गया, वाइंड एनर्जी हो गया, टाइडल हो गया, जियोथर्मल हो गया, बायोगैस हो गया, एटॉमिक एनर्जी हो गया। ये क्या है, ये आपके नॉन कन्वेंशनल, मतलब एक तरीके से रेन्यूएबल है। क्या है, इस तरीके से यूज किया था। अकॉर्डिंग टू, अगर हम एक एस्टिमेट के साथ बात करें, 70% ऑफ जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है ना, वो दो चीजों से पाए जाते हैं ना। जिस टू, एक तो पहला कि कंटिन्यूशन ऑफ दिस इंक्रीजिंग बिकमिंग डिफिकल्ट टू डिक्रीजिंग फॉरेस्ट एरिया, मतलब दो वजह से चीजें पाई जाती हैं। तो हमें ये ध्यान रखने वाली चीजें हैं। ठीक है, आपका एक पहला ये आपका आ जाता है कि डंकिंग का सबसे ज्यादा यूज होता है ना जनरली गांव में, रूरल एरियाज में। कहाँ पे, रूरल एरियाज में सबसे ज्यादा यूज होता है। तो ये ध्यान रखने वाली चीजें हैं। अब बात करते हैं कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की। किसकी, कन्वेंशनल, जिसमें हमने बात करी, कोल की बात करी है ना, हमने इवन कोल की बात करी, एंड फायरवुड, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इन सब के बारे में बात करता है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के अंदर। देखो मैक्सिमम अभी यहीं से आ रहा है, ठीक है, बड़ा हम कोशिश कर रहे हैं कि नॉन कन्वेंशनल की तरफ मूव करें, और अच्छा खासा हमारा गवर्नमेंट हमारी काम कर रही है इस पर। बट इंडिया की जो हाईली डिपेंडेंट है वो किस पर है, कोल के ऊपर है। किस पे है, इवन कमर्शियल एनर्जी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए भी इंडिया को जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो किस पे डिपेंड है, कोल के ऊपर डिपेंड है। किसके ऊपर डिपेंड है, कोल के ऊपर डिपेंड। और कोल कैसे बनता है, देखो आप एक चीज है, कोल बनता है प्लांट से, लाइक जब ये डिकम्पोज होता है ना, कंप्रेशन होता है हजारों सालों तक, तो उसके बाद एक कोल फॉर्म करता है। और जो एनिमल्स होते हैं ना, जो लॉसेस ऑफ लाइफ हुई रहती है, उसके थ्रू वहाँ पे वो बनते हैं, पेट्रोल डीजल, वहां पे वो सारी चीजें बनती है। तो याद रखने वाली, हार्ड आपका बनता है प्लांट से, लिक्विड फॉर्म में जो होता है वो आपका एनिमल्स जो उस टाइम पे डिकम्पोज हुए रहते हैं, कंप्रेस्ड हुए रहते हैं, वहां से आता है। तो ये केस आ जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ना डिस्कस करेंगे इस चीज के बारे में, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। तो कोल देयरफॉर बहुत डिफरेंट फॉर्म ऑफ में पाया जाता है, डिफरेंट फॉर्म में पाया जाता है, और डिग्री ऑफ कंप्रेशन पे भी डिपेंड करता है, डेफ टाइम ऑफ ब्यूरियल पे भी डिपेंड करता है। तो अब अगर सिंपल सी बात करें कि जिस किसके अंदर लो कार्बन हाई मॉइस्चर कंटेंट होता है, लो हीटिंग कैपेसिटी होती है, तो जनरली कौन सा, लिग्नाइट है। क्या है, लिग्नाइट जो है लो ग्रेड ब्राउन कोल है। क्या है, लो ग्रेड ब्राउन कोल है, क्योंकि जिसके अंदर हायर मॉइस्चर कंटेंट होगा। जब हायर मॉइस्चर कंटेंट होगा तो लो हीटिंग कैपेसिटी होगी। क्या होगी, हीटिंग कैपेसिटी क्या होगी, लो होगी। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। लिग्नाइट का सबसे लो ग्रेड ब्राउन कोल होता है। अगर आप बात करें कि प्रिंसिपल प्रिंसिपल लिग्नाइट रिजर्व कहाँ पे है, तो तमिलनाडु के अंदर है ना, जो कि यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। किसके लिए यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, है ना। कोल दैट वाज buried deep and subjected to increased temperature is bituminous coal। जो आपका बिटुमिनस कोल है ना, ये सबसे ज्यादा फेमस है किसके लिए, कमर्शियल यूज के लिए। किसके लिए, कमर्शियल यूज के लिए। और जो आपका मेटलर्जिकल कोल इज हायर ग्रेड बिटुमिनस कोल विच स्पेशल वैल्यू फॉर स्मेल्टिंग है। जो मेटलर्जी के लिए यूज किया जाता है कोल, वो कौन सा है, आपका बिटुमिनस कोल है। कौन सा है, बिटुमिनस कोल है। और सबसे हाईएस्ट क्वालिटी का जो हार्ड कोल है वो एंथ्रासाइट है। क्या है, एंथ्रासाइट है। सबसे लोएस्ट कौन सा है, लिग्नाइट है। कौन सा है, लिग्नाइट है। ध्यान रखने वाली चीजें हैं, ठीक है। कोल ऑफ रॉक्स टू मेन जियोलॉजिकल एजेस, लाइक एक गोंडवाना जो कि 200 मिलियन ईयर्स एगो की बात है, एक टर्शियरी डिपॉजिट जो कि सिर्फ 55 मिलियन ईयर्स पुरानी है ना। जैसे आपका देखो मेजर सोर्सेस क्या, गोंडवाना कोल, यहाँ पे मेटलर्जिकल कोल पाया, मेटलर्जिकल कोल का मतलब बेटुमिनस कोल। कौन सा, बेटुमिनस कोल, ठीक है, ये पाया जाता है। जहाँ पे मेटलर्जिकल कोल की बात आ जाए, वो क्या है आपका, बेटुमिनस कोल है। क्या है, बेटुमिनस कोल है।
देख रहे हो टर्शरी कोल कहाँ पे पाया जाता है? मेघालय में, असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। ये चीज है। कोल जनरली जनरली क्या है? एक बल्की मटेरियल है विच लूजेस वेट ऑन यूज। जब यूज करेंगे तो वो क्या करेगा? अपना लूज करेगा वेट और ऐश प्रोड्यूस करेगा। हैवी इंडस्ट्रियल थर्मल पावर स्टेशंस क्या होता है? नियर द कोल फील्ड्स, कोल फील्ड के आसपास ही होता है। पेट्रोलियम की बात करते हैं, ये भी कोल के बाद नेक्स्ट मेजर एनर्जी सोर्सेज है जिसके बारे में हमने बात करी थी। कैसे प्रोवाइड होता है? किस इट्स प्रोवाइड क्या प्रोवाइड करता है? हीट, लाइटनिंग, लुब्रिकेंट्स फॉर मशीनरी, रॉ मटेरियल फॉर नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल के रूप में भी इसका यूज होता है। पेट्रोलियम जो रिफाइनरीज होती है ना, उनको नोडल इंडस्ट्री कहा जाता है। किसके लिए? सिंथेटिक टेक्सटाइल के लिए, फर्टिलाइजर्स के लिए और बहुत सारे केमिकल इंडस्ट्री के लिए यूज किया जाता है। ये जनरली कहाँ पे पाया जाता है? फॉल्ट बिटवीन पोरस एंड नॉन पोरस रॉक के बीच में। कहाँ का पाया जाता है? पोरस एंड नॉन पोरस रॉक के बीच में पाया जाता है। ठीक है। और गैस जो होता है वो हाईली लाइट होता है। सीधी सी बात है, ऑयल से तो क्या होगा? लाइटर ही होगा। मेजर प्रोडक्शन एरिया आपको मुंबई, हाई, गुजरात एंड असम जो है मेजर प्रोडक्शन एरिया है। तो ये याद रखने वाली चीज है। सबसे पुरानी कौन सी है? ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सी है? वो असम है। कौन सी है? असम है। ठीक है। तो ये ध्यान रखने वाली चीजें हैं। अब बात करते हैं नेचुरल गैस की। किसकी बात करेंगे? नेचुरल गैस की बात करेंगे। ठीक है। तो जब हम नेचुरल गैस की बात करते हैं तो इसमें भी ध्यान देने वाली बात है कि ये कहाँ किसके साथ पाया जाता है? पेट्रोलियम डिपोजिट के साथ ही पाया जाता है। तो ये कब रिलीज होता है? जब क्रूड ऑयल को सरफेस पे निकाला जाता है, रिलीज किया जाता है। ठीक है। ये कहाँ यूज किया जाता है? डोमेस्टिक या इंडस्ट्रियल फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है। अरे सिंपल सी बात है, इतना ज्यादा नहीं सोचने की जरूरत है। वैसे तो आपका देखो नेचुरल गैस आपका आपको पता है कि किस तरीके से काम करता है। जैसे आपको देखो नेचुरल गैस होता है आपका ट्रांसपोर्ट फ्यूल के रूप में सीएनजी है, और कुकिंग फ्यूल फ्यूल के रूप में कौन सी है? पीएनजी यूज किया जाता है ना। और इसका जो एक्सपेंशन कैसे हो रहा है भाई? वो सीओडी के थ्रू हो रहा है। किसके थ्रू? सीओडी नेटवर्क के थ्रू हो रहा है। ठीक। तो ये थोड़ा सा याद रखने वाली चीजें हैं। इवन इंडिया का मेजर गैस रिजर्व कहाँ पर है? मुंबई हाई एंड एलए फील्ड along the west coast which are supplemented by find in the Cambay basin। सीधी सी बात है कि जहाँ पे पेट्रोलियम डिपॉजिट पाया जा रहा है वहीं पे आपका क्या है? नेचुरल गैस के पाने की ज्यादा चांसेस है, मतलब है वहां पे रहेगा ही। इवन जो फर्स्ट 1700 किलोमीटर हजीरा विजयपुर जगदीशपुर क्रॉस गैस पाइपलाइन बनाई गई है गेल के थ्रू। किसके थ्रू? गेल के थ्रू। ठीक है। जो कि मुंबई हाई और बेसिन गैस फील्ड को क्या है? जोड़ता है विद वेरियस फर्टिलाइजर पावर इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स इन वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न इंडिया। कितना बढ़ चुका है? 10 टाइम्स बढ़ चुका है। 1700 किलोमीटर से 18,500 किलोमीटर तक पाइपलाइन स्प्रेड हो चुकी है। ठीक है, इंडिया के अंदर। और एक्सपेक्टेड है कि 34,000 किलोमीटर तक चली जाएगी, जो कि आपको लिंक कर देगा सारे गैस पाइपलाइंस को। इवन नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स को भी इंक्लूड कर देगा। इलेक्ट्रिसिटी, जो कि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है कि आपका इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी जनरली दो तरीके से प्रोड्यूस होती है। एक तो आपका बाय रनिंग वाटर, है ना, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जिसको कहते हैं। दूसरा बर्निंग फ्यूल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरली फास्ट फ्लोइंग वाटर से होता है ना, जो कि रेन्यूएबल रिसोर्सेज है। और बहुत सारे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट लाइक बांगरा नंगल, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, कोपली हाइडल प्रोजेक्ट, ये जनरली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोड्यूस करते हैं। थर्मल इलेक्ट्रिसिटी आपकी कोल है, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस है, जो कि आपका थर्मल पावर स्टेशन यूज किसके रूप में? नॉन रेन्यूएबल फॉसिल फ्यूल्स जनरेट यूज करता है फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। ये केस आ जाता है, ये केस आ जाता है। तो अब आगे हमें पढ़ना है अब नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या? रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे कौन से हैं? लाइक सोलर एनर्जी, वाइंड टाइड, बायोमास एंड एनर्जी फ्रॉम वेस्ट मटेरियल, है ना। तो इनको क्या कहता है? नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। और इंडिया ब्लेस्ड है इस मामले में, क्योंकि सनलाइट, वाटर, विंड एंड बायोमास भाई सबसे ज्यादा हमारे यहाँ, मतलब है हमारे यहाँ अच्छा खासा है। न्यूक्लियर एंड एटॉमिक एनर्जी की बात करते हैं, तो ये एटम से होता है। कहाँ से? एटम से रिलीज होता है। ठीक है। When such an alteration is made
व्हेन सच अल्ट्रेशन, जब भी कुछ चेंजेस लेके आते हैं इसके अंदर, तो ये आपका हीट फॉर्म रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है? हीट रिलीज करता है। और जिसका यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक पावर बनाने में। क्या करने के लिए? इलेक्ट्रिक पावर बनाने के। इवन यूरेनियम एंड थोरियम, जो कि अवेलेबल है झारखंड में, अरावली रेंज ऑफ राजस्थान में। ठीक है, इनका एक जो आपका जो सबसे ज्यादा कंटेंट कहाँ है, ये लोग झारखंड में और अरावली रेंज ऑफ राजस्थान में अवेलेबल है। जो कि जनरेट यूज किया जाता है किसके लिए? एटॉमिक एंड न्यूक्लियर पावर के रूप में। जैसे आप मोनाजाइट सैंड्स ऑफ केरला है, वहां पे सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? थोरियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? थोरियम। सोलर एनर्जी के बारे में हमने बात करी, इसमें क्या होता है भाई कि सोलर एनर्जी को फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी के थ्रू कन्वर्ट कर लिया जाता है सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में। और ये अभी सबसे पॉपुलर एक एनर्जी के फॉर्म में आ रहा है इंडिया में, या गवर्नमेंट इसको बहुत ज्यादा हेल्प कर रही है, प्रमोट कर रही है। और ये क्या कर रहा है? मिनिमाइज कर रहा है रूरल हाउस होल्ड को किसके ऊपर? फायरवुड एंड डंग के इसके ऊपर, जो कि क्या है? एनवायरमेंटल पॉल्यूशन क्रिएट करते थे। विंड पावर भाई, ये तो सबसे वो है आपका तमिलनाडु का। ये आपका ये आप ये बात करें कि साउथ में हो गया है ना, वहां पे आपका क्या है? ये सबसे ज्यादा इसका रोल होता है। ठीक, जैसे आप आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरला, महाराष्ट्र, लक्षद्वीप, ये विंड फार्म के रूप में यूज किए जाते हैं, जहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। नागरकोइल एंड जैसलमेर क्या है? वेल नोन है फॉर इफेक्टिव यूज ऑफ वाइंड एनर्जी इन द कंट्री। ये ध्यान रखने वाली बात है, नागरकोइल एंड जैसलमेर। बायोगैस की अगर हम बात करें, तो बायोगैस का मतलब क्या है भाई? जो वेस्ट, फार्म वेस्ट होता है एनिमल से या ह्यूमन वेस्ट है ना, बायोगैस प्रोड्यूस किया जाता है फॉर डोमेस्टिक कंजप्शन रूरल एरिया के अंदर। डिकम्पोजिशन किसका? ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन होता है ना, क्योंकि आपका हाई थर्मल एफिशिएंसी रिलीज करते हैं इन कंपेरिजन टू केरोसिन, डंकिंग एंड चारकोल। बायोगैस जो होता है जनरली सेटअप एट म्युनिसिपल, कोऑपरेटिव एंड इंडिविजुअल लेवल पे भी किया जा सकता है ना। जैसे आपका ये जो प्लांट्स यूज कैटल डंग आर नोन एज गोबर गैस प्लांट बनाया जाता है रूरल इंडिया के अंदर। इसके दो बेनिफिट है, एक तो एनर्जी मिलेगी, दूसरा क्या? मैन्योर मिलेगा। क्या मिलेगा इससे? गोबर गैस प्लांट से एनर्जी मिलेगी, और दूसरा मैन्योर मिलेगा। और बायोगैस जो तो फार बेटर होता है किससे? कैटल डंग से। ठीक है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये एक तरीके से प्रोटेक्ट करता है, प्रिवेंट करता है लॉस ऑफ ट्री को और मैन्योर को ड्यू टू बर्निंग फ्यूल वुड एंड काउ डंग केक्स। ठीक है, तो ये व्यू वुड हम लोग यूज करते हैं रूरल एरिया में, काउ डंग यूज करते हैं, फिर वो वेस्ट हो जाता है। लेकिन बायोगैस में क्या है कि आपने यूज किया, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया, और देन फिर उसको आपने उसके रूप में भी यूज कर लिया। किसके रूप में? लाइक मैन्योर के रूप में भी यूज कर लिया, है ना। तो ये केस आ जाता है। टाइडल एनर्जी, देखो ओशनिक टाइड्स है ना, लो टाइड्स एंड हाई टाइड्स आता है। ठीक है, दिन भर में कितनी बार? एक बार आता है, मतलब दोनों मिला के दो बार आता है। ठीक है, हाई टाइड्स में क्या होता है कि वाटर फ्लो होता है इनटू इनलेट्स। देखो वाटर फ्लो होगा इनलेट के अंदर, और फिर गेट क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे। After the tide fall outside the floodgate, the water retained by the floodgate flow back to the sea via a pipe that carried through a power generating tank। और फिर जब ये ले लेगा ना, फिर इसको मूव कराएगा सी में, है ना, तो पाइप के थ्रू, जिससे कि क्या होगा? पावर जनरेटिंग टरबाइन काम करती है। जैसे आप इंडिया में गल्फ ऑफ कंबात है या गल्फ ऑफ कच्छ है गुजरात के अंदर, इनका यूज किया था। इवन गंगेटिक डेल्टा सुंदरबन में इनका यूज किया था टाइडल एनर्जी के फॉर्म में, मतलब इस एरिया में होता है। जियोथर्मल एनर्जी, यहाँ पे क्या होता है कि रेफर्स टू हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, कहाँ से? इंटीरियर ऑफ द अर्थ से हम जियोथर्मल एनर्जी रिलीज प्रोड्यूस करते हैं। अब ये ऐसा क्यों होता है? जियोथर्मल एनर्जी एग्जिस्ट क्यों कर रहा है? क्योंकि जो अर्थ ग्रो है ना, वो हॉटर, दिन भर धरती के नीचे जैसे जैसे जाओगे, वो क्या होगा? हॉट बढ़ता जाए, गर्मी बढ़ती चली जाएगी अंदर की तरफ। और जैसे जैसे बढ़ता जाएगा हाई टेम्परेचर आएगा, और वो फिर क्या होगा? यहाँ पे ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड वाटर वो सच एरियाज में हीट अब्जॉर्ब करेंगे रॉक से, और हॉट हो जाएंगे। जब ये हॉट हो जाएंगे, तो ये अर्थ सरफेस की तरफ बढ़ेंगे, मतलब वेपर इवोपरेट होंगे ना, अर्थ सरफेस की तरफ बढ़े। किस फॉर्म में? स्टीम के फॉर्म में। और फिर इसी स्टीम को यूज किया जाता है टरबाइन को मूव कराने में, और फिर वहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। मतलब सिंपल सा केस है। जियोथर्मल एनर्जी में क्या केस आया कि वो जैसे जैसे नीचे जाओगे क्या होगा? हॉट टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा। अब जब बढ़ता चला तो ये वाटर क्या होगा? इवोपरेट होगा, ग्राउंड वाटर। तो इवोपरेट होगा तो स्टीम के फॉर्म में, फिर यहाँ पे टरबाइन होगा, टरबाइन को क्या करेगा? ये मूव कराएगा, और मूव कराएगा तो इससे क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। ठीक है, टू एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट सेट किए गए इंडिया के अंदर। एक है पार्वती वैली नियर मणिकर्ण इन हिमाचल प्रदेश, और दूसरा क्या है? पुगा वैली लद्दाख के अंदर। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सोर्स, सीधी सी बात है भाई, नॉन कन्वेंशनल
या सॉरी कन्वेंशनल है जो, उसको तो आपको रिसोर्स करना ही रिजर्व करना ही पड़ेगा। ठीक है, कंजर्व करना ही पड़ेगा, बिकॉज ऑफ दैट अगर ऐसा नहीं हुआ फिर आपको क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, कमर्शियल एंड डोमेस्टिक में क्या होती है, इनकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इनका जरूरत पड़ेगी, तो हमें जुडिशियस यूज ऑफ करना पड़ेगा। लाइक ये कंसर्न जो सिटीजन होगा वो क्या करेगा, इंडिविजुअल व्हीकल की जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को यूज करेगा। घर में क्या करेगा, जो स्विच ऑफ कर देगा इलेक्ट्रिसिटी को जब जरूरत नहीं होगी। पावर सेविंग डिवाइसेस यूज करेगा, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज करेगा, क्योंकि एनर्जी क्या, आफ्टर ऑल एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी प्रोड्यूस। जितना ज्यादा आप एनर्जी सेव करोगे फिर क्या करोगे, वही क्या है, आपका एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, मैंने पूरा समरी बताया भाई, अच्छे से समझ में आया होगा। एंड थैंक्स टू ऑल।